गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने किया था विषम या सहबहुलीकरण, जो 4 प्रकार का था: एकांतरित, क्रम रहित, खंडीय और कलम। उसके बाद अपन ने सहबहुलीकरण के उपयोग भी बताए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं औद्योगिक महत्व के बहुलक। ऐसे बहुलक जो उद्योगों में काफ़ी यूजफुल होते हैं और मार्केट में अपने लिए बहुत बड़ी संख्या में उपयोग के लिए अवेलेबल होते हैं। तो औद्योगिक महत्व के बहुलक में पहले अपन देखेंगे योगात्मक बहुलक। पहले अपन ऐसे योगात्मक बहुलक देखेंगे जो क्या होते हैं, औद्योगिक महत्व के होते हैं। अब योगात्मक बहुलक मतलब ऐसे बहुलक जिनके निर्माण के दौरान जब एकलक इकाइयां जुड़ेंगी तो किसी भी प्रकार का छोटा अणु बाहर नहीं निकलेगा। तो ऐसे बहुलक अपन देखेंगे जो कि औद्योगिक महत्व के होते हैं। तो इसके अंदर अपन पहला लेते हैं पॉलीथीन। इसके अंदर अपन लेंगे पहले पॉलीथीन, पॉलीएथीन। अब पॉलीएथीन है, इसको अपन शॉर्ट में कह सकते हैं पीई। पॉलीएथीन को शॉर्ट में कह सकते हैं पीई। अब पॉलीथीन है, अपन को पता है कि अपन कोई भी सामान वगैरह लेके आते हैं तो अपन पॉलीथीन का यूज करते हैं, जिसको अपन प्लास्टिक की थैली भी बोलते हैं। तो पॉलीथीन है, उसका अपने बहुत ज़्यादा यूज है वो होता है। अब देखिए, अपन बता चुके हैं कि जो पॉलीथीन है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो पॉलीथीन होती है निम्न घनत्व पॉलीथीन, और एक होती है उच्च घनत्व पॉलीएथीन। तो पॉलीथीन है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? घनत्व के आधार पर। अब देखिए, निम्न घनत्व पॉलीथीन है, इसको इंग्लिश में कहेंगे निम्न के लिए लो घनत्व डेंसिटी पॉलीएथीन। तो इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं LDPE। तो निम्न घनत्व पॉलीथीन को शॉर्ट में कहते हैं LDPE। उच्च घनत्व पॉलीएथीन, उच्च हाई घनत्व डेंसिटी पॉलीएथीन, इसको शॉर्ट में कहेंगे HDPE। तो निम्न घनत्व पॉलीथीन LDPE और उच्च घनत्व पॉलीथीन HDPE। अब देखिए, इस पॉलीएथीन का घनत्व क्या होता है? निम्न। अब वर्गीकरण में अपन ने देखा था निम्न घनत्व पॉलीथीन और उच्च घनत्व पॉलीथीन कहाँ आई थी? अपन ने वर्गीकरण किया था संरचना के आधार पर। इसके आधार पर, संरचना के आधार पर। और उसमें अपन ने पढ़े थे रेखीय बहुलक और साखित बहुलक। अब साखित बहुलक का घनत्व क्या था? कम।
और उसमें उदाहरण था निम्न घनत्व पॉलीएथिलीन। तो इसका घनत्व निम्न होता है इसकी साखित संरचना के कारण। साखित संरचना के कारण इसका घनत्व क्या होता है? निम्न होता है। उच्च घनत्व पॉलीथिलीन है वो उदाहरण थी किसमें? रेखीय बहुलक में। इसमें रेखीय बहुलक में तो इसका घनत्व उच्च होता है रेखीय संरचना के कारण। रेखीय संरचना के कारण उच्च घनत्व। तो इसका निम्न घनत्व होता है साखित संरचना के कारण और इसका उच्च घनत्व होता है रेखीय संरचना के कारण। अब पहले अपन देखेंगे कि जो निम्न घनत्व पॉलीथिलीन है उसका निर्माण किस प्रकार होता है और फिर अपन देखेंगे उच्च घनत्व पॉलीथिलीन है उसका निर्माण किस प्रकार होता है। तो देखिए पहले अपन देखेंगे निम्न घनत्व पॉलीथिलीन का निर्माण। अब देखिए जो निम्न घनत्व पॉलीएथिलीन है एलडीपी का निर्माण है वो प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण द्वारा एथीन के बहुलीकरण से होता है। तो जो निम्न घनत्व पॉलीएथिलीन है उसका निर्माण है वो प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण द्वारा एथीन के बहुलीकरण से होता है। तो इसकी एकलक क्या हो गई? एथीन। और वो करेगी योगात्मक बहुलीकरण कौन सा? मुक्त मूलक। और मुक्त मूलक बहुलीकरण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अपन ने योगात्मक बहुलीकरण के 3 विधियां बताई थी, मुक्त मूलक, धनायनिक और ऋणायनिक। उन तीनों योगात्मक बहुलीकरण में एकलक इकाइयों की अलग अलग खासियत थी और मुक्त मूलक वाली में एकलक की क्या खासियत थी? मुक्त मूलक में एकलक ऐसी होती है जिसमें द्विबंधित कार्बन से किसी भी प्रकार का समूह जुड़ा हुआ नहीं होता। और वहां पे अपन ने एकलक है वो यही ली थी, क्या ली थी? एथीन। तो एथीन का सूत्र क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें आप देख सकते हो द्विबंधित कार्बन से किसी भी प्रकार का समूह नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए एथीन का जो योगात्मक बहुलीकरण है वो मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण द्वारा संपन्न होता है। तो इसको आप पहले पढ़ चुके हो। अब अपन ने बताया था योगात्मक बहुलीकरण कोई सा भी हो कितने पदों में होता है? 3 पदों में, श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद। तो अपन देखेंगे कि निम्न घनत्व पॉलीथिलीन का निर्माण मुक्त मूलक
मूलक योगात्मक बहुलीकरण द्वारा किस प्रकार होता है? तो मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण के 3 पद होंगे, श्रृंखला, प्रारंभक पद, श्रृंखला, संचरण पद, और श्रृंखला समापन पद। अब इनको अपन बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले अपन करेंगे श्रृंखला प्रारंभक पद। अब देखिए, योगात्मक बहुलीकरण में एकलक इकाई है वो द्विबंध युक्त होती है और इस कारण से वो अक्रिय होती है। इसलिए योगात्मक बहुलीकरण में जो अक्रिय एकलक है उसको सक्रिय करने के लिए कुछ पदार्थ डाले जाते हैं जिनको प्रारंभक पदार्थ या सक्रियकारी पदार्थ कहा जाता है। और प्रारंभक पदार्थ या सक्रियकारी पदार्थ के आधार पर ही योगात्मक बहुलीकरण को 3 भागों में बांटा जाता है, मुक्त मूलक, धनायनिक और ऋणायनिक। मुक्त मूलक में प्रारंभक पदार्थ कौन होगा? मुक्त मूलक। धनायनिक में कोई धनायन होगा और ऋणायनिक में कोई ऋणायन होगा। तो ये बहुलीकरण है योगात्मक कौन सा? मुक्त मूलक। तो यहाँ पे श्रृंखला प्रारंभ कौन करेगा? मुक्त मूलक। तो देखिए, मुक्त मूलक बनेगा किसके द्वारा? अपन ने बताया था मुक्त मूलक बनता है यहाँ पे प्रोक्साइड के द्वारा। यहाँ पे अपन प्रोक्साइड ले रहे हैं कौन सा? बेंजोइल। तो इस पद में क्या होगा? बेंजोइल प्रोक्साइड। प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलक का निर्माण करता है जो अक्रिय एकलक एथीन को सक्रिय करके श्रृंखला प्रारंभ करता है। तो इसका नाम है मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। तो यहाँ पे श्रृंखला प्रारंभ कौन करेगा? मुक्त मूलक करेगा। अब वो मुक्त मूलक बनेगा बेंजोइल प्रोक्साइड के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में। और मुक्त मूलक का निर्माण कौन से विखंडन से होता है? समास विखंडन से। तो बेंजोइल प्रोक्साइड प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेगा? समास विखंडन करेगा, जिससे मुक्त मूलक का निर्माण होगा। और वो मुक्त मूलक है वो अक्रिय एकलक एथीन को सक्रिय करके श्रृंखला क्या कर देगा? प्रारंभ कर देगा। तो ये इतना काम होगा श्रृंखला प्रारंभ पद में। देखिए किस प्रकार बेंजोइल होता है C6H5 C डबल बॉन्ड O। इतने समूह को क्या कहते हैं? बेंजोइल। और प्रोक्साइड की पहचान 2 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा। तो ये प्रोक्साइड हो गया। और इधर वाली साइड में भी बेंजोइल। तो प्रोक्साइड के दोनों साइड जुड़े हैं बेंजोइल समूह, तो इसका नाम हो गया बेंजोइल प्रोक्साइड। अब इस बेंजोइल प्रोक्साइड में प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा? समास विखंडन होगा।
इसमें प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, समास विखंडन। अब समास विखंडन देखिए किस प्रकार होगा, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। समास विखंडन का मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का समान बंटवारा, समान विभाजन। तो समान बंटवारा करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, और ये इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन पे आ जाएंगे किसके रूप में, डॉट के रूप में। और डॉट वाला क्या होता है, मुक्त मूलक। तो देखिए 2 बढ़ेंगे, C6H5 C डबल बॉन्ड O O, C6H5 C डबल बॉन्ड O O, तो ये 2 हो गए C6H5 C डबल बॉन्ड O O, और ऑक्सीजन पे डॉट। अब यहां से निकल जाएगी क्या, CO2, यहां से क्या निकल जाएगी, CO2। तो ये 2 अणु निकल गए किसके, CO2 के, 2 है ये, तो 2 CO2 निकल जाएगी। अब पीछे क्या बचा, C6H5, और एक डॉट वाला निशान आ जाएगा किस पे, C6H5 पे। ये तो ये C6H5 बन गए कितने, 2। अब C6H5 को अपन क्या कहते हैं, फेनिल, और फेनिल पे डॉट का निशान है तो इसको कहेंगे फेनिल मुक्त मूलक। इसको क्या कहेंगे, फेनिल मुक्त मूलक कहेंगे। अब देखिए, अब ये जो फेनिल मुक्त मूलक है ये यहां पे काम करेगा किसका, प्रारंभक पदार्थ, यानी ये एकल इकाई को क्या करेगा, सक्रिय करेगा। तो देखिए ये रहा अपना फेनिल मुक्त मूलक, जो है अपना प्रारंभक पदार्थ, और ये है अपनी एकलक इकाई एथीन, जो क्या है, अक्रिय। तो अब ये फेनिल मुक्त मूलक है वो इस एथीन के साथ जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड किसमें बदल जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, और डॉट का निशान फेनिल से किस पे आ जाएगा, एथीन पे, और ये एकलक क्या हो जाएगी, सक्रिय, और श्रृंखला क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। तो देखिए C6H5 फेनिल जुड़ गया किससे, एथीन से, एथीन का डबल बॉन्ड बदल गया सिंगल बॉन्ड में, और ये डॉट का निशान आ गया किस पे, एथीन पे। तो ये बन गई सक्रिय एकलक, और कार्बन पे एकलक इकाई पे डॉट का निशान आ गया, मतलब मुक्त मूलक श्रृंखला क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। तो ये इसका पहला पद है, श्रृंखला प्रारंभ पद। अब देखिए अब दूसरा पद श्रृंखला संचरण पद। अब देखिए श्रृंखला संचरण पद में क्या होगा, जो अभी एकलक सक्रिय हुई थी उसके साथ अन्य एकलक इकाइयां जुड़ती जाएंगी और श्रृंखला लंबाई में क्या होगी, वृद्धि। और मुक्त मूलक श्रृंखला है तो जो डॉट का निशान है वो आगे से आगे चलता जाएगा। तो देखिए श्रृंखला संचरण पद का मतलब है और एकलक इकाइयों के जुड़ने से श्रृंखला का क्या होना, लंबा होना। तो ये अपने श्रृंखला संचरण पद में, श्रृंखला समापन पद में प्राप्त हुई थी। अब ये लंबी होगी अन्य एकलक के जुड़ने से। अपनी एकलक है एथीन, अब ये इससे जुड़ जाएगी और डॉट का निशान इससे आ जाएगा इस पे, तो
C6H5 CH2 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 CH2, तो डॉट का निशान आ गया इस पे। अब ये एकलक भी क्या हो गई, सक्रिय हो गई डॉट के आ जाने से। अब इस कार्बन की 4 संयोजकता पूरी नहीं है, 1 और 2 हाइड्रोजन 3 ही है, चौथी क्या डॉट। तो ये अपनी चौथी संयोजकता पूरी करने के लिए दूसरी एकलक से जुड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए अब श्रृंखला को बहुत सारा लंबा करना है, तो अपन यहाँ पे एथीन इकाई के कितने अणु ले लेंगे, n अणु ले लेंगे। तो ये n अणु जुड़ने से श्रृंखला अत्यधिक क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। और डॉट के निशान को दर्शाने के लिए एक इकाई को बाहर निकाल लिया, तो ये अत्यधिक लंबी संचरित मुक्तमूलक श्रृंखला है। तो ये दूसरा पद हो गया श्रृंखला संचरण पद। अब इसका तीसरा पद श्रृंखला समापन पद। अब श्रृंखला समापन पद में क्या होगा, इस डॉट के निशान को समाप्त करना है। जैसे ये डॉट का निशान समाप्त हो जाएगा, श्रृंखला समाप्त हो जाएगी और अपन को प्राप्त हो जाएगा उदासीन बहुलक। तो देखिए मुक्तमूलक योगात्मक बहुलीकरण में श्रृंखला को समाप्त करने के अपन ने 4 तरीके पढ़े थे पहले, युग्मन, श्रृंखला स्थानांतरण, असमानुपातन और निरोधक द्वारा। तो यहाँ पे अपन एक ही तरीका बताएंगे, युग्मन। तो देखिए युग्मन द्वारा 2 मुक्तमूलक श्रृंखलाएं उदासीन होकर बहुलक के रूप में, अब ये कौन सी पॉलीथीन है, निम्न घनत्व पॉलीथीन, निम्न घनत्व पॉलीथीन का निर्माण करती है। अब देखिए तो अपन यहाँ पे 2 मुक्तमूलक श्रृंखलाएं लेंगे, जो ये प्राप्त हुई थी अपन को, तो ऐसी 2 ले लीजिए, C6H5 CH2 CH2 and CH2 CH2 डॉट, ऐसी एक और ले लीजिए। तो ये ले ली 2 मुक्तमूलक श्रृंखलाएं। युग्मन का मतलब है ये दोनों आपस में जुड़कर क्या हो जाएंगे, उदासीन। तो देखिए ये युग्मन द्वारा किस प्रकार से जुड़ेगी, इस डॉट का मतलब अपन ने बताया था एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगी और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगी। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, और 2 इलेक्ट्रॉनों से एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है, तो दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और ये मुक्तमूलक श्रृंखलाएं क्या हो जाएंगी, उदासीन। तो देखिए ये दोनों के बीच बॉन्ड बन गया दोनों इलेक्ट्रॉनों से।
तो इस प्रकार ये दोनों मुख्य श्रृंखलाएं क्या हो गई, जुड़कर उदासीन हो गई। तो ये समापन का तरीका कहलाता है युग्मन। अब यहाँ पे ये बहुलक प्राप्त हो गया और इसमें एथीन के कितने अणु जुड़े हैं, n अणु। तो ये प्राप्त हो गया अपन को निम्न घनत्व पॉलीएथीन NDPE। तो इस प्रकार निम्न घनत्व पॉलीथीन है वो मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये तो निम्न घनत्व पॉलीथीन निर्माण का तरीका था। अब अपन उच्च घनत्व पॉलीएथीन का निर्माण करेंगे। उच्च यानी हाई घनत्व डेंसिटी पॉलीएथीन एथीन। तो देखिए इसका निर्माण किस प्रकार होता है। HDP का निर्माण एथीन के, इसकी भी एक लग का क्या नाम होगा, एथीन के उत्प्रेरकीय बहुलीकरण द्वारा होता है। तो उच्च घनत्व पॉलीथीन का निर्माण एथीन के उत्प्रेरकीय बहुलीकरण द्वारा होता है। यानी इस पॉलीथीन के निर्माण में किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति होती है और यहाँ जो उत्प्रेरक काम आता है उस उत्प्रेरक का नाम है जिगलर नाटा उत्प्रेरक। उस उत्प्रेरक का क्या नाम है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक। और जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या होता है, TiCl4, Ti मतलब टाइटेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 22 होता है, 4Cl टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड प्लस C2H5 को अपन क्या बोलते हैं, एथिल। C2H5 का होल ट्राइस किससे जुड़ा है, एल्यूमिनियम से। तो 3 C2H5 है तो ट्राई एथिल और किससे जुड़े हैं, एल्यूमिनियम से। तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या होता है, इन दोनों का मिश्रण होता है। किस किस का मिश्रण होता है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, इन दोनों का मिश्रण कहलाता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक। तो इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में निर्माण होता है किसका, उच्च घनत्व पॉलीथीन का। अब देखिए कैसे, N अणु लेंगे किसके, एथीन के। N अणु लेंगे एथीन के और जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या लेंगे, क्या उत्प्रेरकीय बहुलीकरण। तो ये जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवा दिया उत्प्रेरकीय बहुलीकरण। अब बहुलीकरण होगा तो डबल बॉन्ड बदल जाएगा किसमें, सिंगल बॉन्ड में। अब ये जो पॉलीथीन बनी है ये पॉलीथीन है HDPE, उच्च घनत्व पॉलीथीन। तो इस प्रकार निम्न घनत्व पॉलीथीन का निर्माण तो होता है मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण से और उच्च घनत्व पॉलीथीन का निर्माण होता है उत्प्रेरकीय बहुलीकरण से और इस उत्प्रेरक का नाम है जिगलर नाटा उत्प्रेरक। तो ये औद्योगिक महत्व के योगात्मक बहुलकों में अपना पहला बहुलक था पॉलीथीन, जिसके दो टाइप हो गए, निम्न घनत्व पॉलीथीन और उच्च घनत्व पॉलीथीन। आगे के योगात्मक बहुलक जो औद्योगिक महत्व के होते हैं वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।